हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 7 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति तथा पूर्ति की लोच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आता है पूर्ति तथा पूर्ति की जाने वाली मात्रा क्या होती है। पूर्ति क्या होती है? पूर्ति वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को संबोधित करती है जो एक उत्पादक विशेष समय तथा विशेष बाजार में विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है। अब पूर्ति की मात्रा क्या होती है? पूर्ति की जाने वाली मात्रा उत्पादक के द्वारा विशेष समय तथा विशेष बाजार में एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की विशेष मात्रा पूर्ति की मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि बाजार पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। तो बाजार पूर्ति के मुख्य निर्धारक तत्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वस्तु की कीमत। ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत के आधार पर ही प्रोडक्ट की वस्तु की सप्लाई की जाती है। सेकंड आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब जब जैसे घड़ी और घड़ी का सेल, ये दोनों ही आपस में क्या है? संबंधित वस्तुएं है। ठीक है। थर्ड क्या आता है? उत्पादन के साधनों की कीमतें। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? वो सभी साधन जिनके जरिए किसी प्रोडक्ट को पैदा किया जाता है या किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या वस्तु को बनाने में जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन साधनों की कीमतों का भी वस्तु की सप्लाई पर असर होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है फर्म के उद्देश्य क्या है। पांचवा आता है प्राकृतिक कीमतें। छठा आता है तकनीक की दशा, टेक्नोलॉजी कैसी है। सातवां आएगा यातायात तथा संचार के साधन, इसका भी सप्लाई पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। यातायात और संचार के साधन कम होंगे तो सप्लाई भी कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कर तथा अनुदान। कर से सप्लाई जो वस्तु की कीमत है बढ़ जाती है, और अनुदान जो होता है उससे वस्तु की कीमत घट जाती है। ठीक है। और दूसरा, ये सभी जो है बाज़ार की पूर्ति को प्रभावित भी करते हैं, ये सारे तत्व। ठीक है। इन्हीं के आधार पर बाज़ार की पूर्ति या तो बढ़ती है या घटती है। कौन कौन से थे? पहला वस्तु की कीमत, दूसरा संबंधित वस्तुओं की कीमतें, तीसरा है उत्पादन के साधन की कीमत, चौथा है फर्म के उद्देश्य, पांचवा था प्राकृतिक कीमतें, छठा है तकनीक की दशा, सातवां है यातायात तथा संचार के साधन, और आठवां है कर तथा अनुदान आदि। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर या अन्य तत्व समान रहने पर कीमत के बढ़ने से वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, और कीमत के घटने से वस्तु की पूर्ति घट जाती है। कीमत और वस्तु की पूर्ति का धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है। इसमें पूर्ति वक्र सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मतलब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तथा बाजार पूर्ति अनुसूची के बारे में बताइए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। एक फर्म के द्वारा वस्तु की कितनी सप्लाई की जा रही है विभिन्न कीमतों पर, इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको एक तालिका या टेबल के ज़रिए शो करके दिखाते हैं तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहा जाता है। उसके बाद बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है? एक वस्तु जो मान लो एक वस्तु एक ऐसी, एग्जाम्पल के लिए साबुन बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं या जो भी फर्में हैं, उनके द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है, उन सभी सप्लाई की इंफॉर्मेशन
जब हम टेबल के ज़रिए शो करते हैं तो उसे बाज़ार पूर्ति अनुसूची या मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहा जाता है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल फर्में, जैसे व्यक्तिगत फर्मों का टोटल जोड़, जितनी भी व्यक्तिगत फर्में हैं या फिर इंडिविजुअल जो फर्में हैं उन सभी का टोटल जोड़ ही बाज़ार पूर्ति अनुसूची या मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होता है, उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का कुल जोड़ ही बाज़ार मांग अनुसूची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। जब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को हम एक ग्राफ के ज़रिए प्रस्तुत करते हैं तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहा जाता है। यह एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न मात्राओं से बने बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाती है। यह सदा ही धनात्मक होती है। अब बात करते हैं बाज़ार पूर्ति वक्र के बारे में। बाज़ार पूर्ति अनुसूची को जब हम ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं तो उसे बाज़ार पूर्ति वक्र कहा जाता है। इसमें सभी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूचियों का जोड़ होता है। सभी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूचियों का जोड़ होता है बाज़ार पूर्ति वक्र के अंदर। इसमें संपूर्ण उद्योग द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति स्पष्ट की जाती है। इसकी ढलान भी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं पूर्ति वक्र का संचलन, यानी कि पूर्ति वक्र जो का मूवमेंट कैसा होता है। तो कि अन्य बातें समान रहने पर अगर एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, और वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति पर जो परिवर्तन होता है, और वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने से जब वो ग्राफ जो उसका बिंदु है अप एंड डाउन होना शुरू होता है, उसको ही पूर्ति वक्र का संचलन कहा जाता है। मतलब कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को पूर्ति वक्र पर संचलन या मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ति में संकुचन और विस्तार क्या होता है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। याद रखना अन्य बातें समान रहे तो उस समय जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, इसे पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है, इसे पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। अब बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यहाँ पर कीमत को छोड़ दिया जाता है। कीमत के अलावा जो अन्य तत्वों में कोई परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग वृद्धि या कमी होती है। पूर्ति में वृद्धि की बात करते हैं। पहले कब होता है ये, जब फर्में सेम कीमत पर उसी कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति करने लगती है या करने को तैयार होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। जब सेम प्राइस पर सेम कीमत पर पूर्ति में वृद्धि करती है या पूर्ति ज़्यादा करने को तैयार होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाएगा। इस दशा में जो पूर्ति वक्र है वो है दाईं ओर खिसक जाता है। और पूर्ति में कमी किसे कहते हैं, जब अन्य बातों में परिवर्तन या अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है लेकिन कीमत पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब सेम कीमत पर, समान कीमत पर जब पूर्ति कम की जाती है तो उसे पूर्ति में कमी कहा जाता है और यह अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें जो पूर्ति वक्र है वह बाईं ओर खिसक जाता है। जो पूर्ति में वृद्धि कब होती है, जब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा, समान कीमत पर अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति
में वृद्धि की जाती है या ज़्यादा पूर्ति की जाती है उसे पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है, और इसमें पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जबकि पूर्ति में कमी किसे कहते हैं? जब अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण कीमत समान रहती है और अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है, और उस कंडीशन में जब वस्तु की पूर्ति कम की जाती है तो उसे पूर्ति में कमी कहा जाता है, और इसमें पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ति की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। पूर्ति की लोच कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को अनुपात में प्रकट करती है। पूर्ति की लोच क्या होती है? जब जो कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को अनुपात में प्रकट करती है, और इसे सूत्र के रूप में यानी फॉर्मूले के रूप में आप कह सकते हैं ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाय में वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये था पूर्ति की लोच का फॉर्मूला या सूत्र। अब बात करते हैं पूर्ति की लोच की मात्राएं यानी कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वस्तु की कीमत तथा मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पूर्ति की लोच निम्न 5 प्रकार की हो सकती है। पहला, पूर्ण लोचहीन पूर्ति। दूसरा, इकाई से कम लोचशील पूर्ति। तीसरा, इकाई वाली लोचशील पूर्ति। चौथा, इकाई से अधिक लोचशील पूर्ति। और पांचवा, पूर्ण लोचशील पूर्ति। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है, वो क्या है? पूर्ति की लोचशीलता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोचशीलता को निर्धारित करने वाला तत्व है, पहला वस्तु की प्रकृति, दूसरा है उत्पादन लागत, तीसरा है समय अवधि, चौथा है उत्पादन की तकनीक, पांचवा है फर्म की जोखिम उठाने की शक्ति या क्षमता, और छठा है उत्पादन के साधनों की प्रकृति। ये सभी तत्व पूर्ति की लोचशीलता को निर्धारित करते हैं। ये था आपके सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के चैप्टर का पूरा ओवरव्यू। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।